नमस्कार मित्रों, महाराजा सुरजन महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का साम्यवाद। इससे पहले अपन ने जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसके बारे में अपन ने पढ़ा, जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो जो प्लेटो का साम्यवाद है उसमें प्लेटो अपने साम्यवाद को दो भागों में बांटता है, इसके दो प्रकार में बताता है। कौन कौन से? संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। तो प्लेटो कहना चाहता है कि शिक्षा के द्वारा, जैसे मान लीजिए संरक्षक वर्ग या शासक वर्ग में उसने संस्कार जो उत्पन्न किए हैं वो तो ठीक है, यानी मान लीजिए जैसे वो उचित वातावरण में रहता है तब तक उसके संस्कार उचित रूप से वो चलते रहेंगे, उन संस्कारों का वो पालन करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके विपरीत आचरण में वो जाता है तो उसमें कुछ असंस्कार या कुसंस्कार उत्पन्न हो सकते हैं और वो अनुचित मार्ग अपना सकता है। इसके लिए उसने दो तत्वों का निर्धारण किया या दो प्रकार के उसने साम्यवाद के रूप बताए, परिवार विषयक साम्यवाद और संपत्ति विषयक साम्यवाद। तो प्लेटो कहना चाह रहा है कि मैंने जो शिक्षा सिद्धांत में जो संस्कार शासक वर्ग में उत्पन्न किए हैं, तो जैसे मान लीजिए वो विपरीत वातावरण में चला जाता है तो इससे क्या होगा, उसमें कुछ संस्कार उत्पन्न हो सकते हैं और सामाजिक जीवन में वो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर सकता है, जन कल्याण की उपेक्षा वो कर सकता है। इसलिए उसने दो प्रकार के तत्व बताए, परिवार विषयक साम्यवाद पहला है, संपत्ति विषयक साम्यवाद संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद। परिवार विषयक साम्यवाद या इसको अपन दूसरा रूप भी कह सकते हैं, स्त्री विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। साम्यवाद के दो प्रकार बताया प्लेटो ने, संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। अब ये जो साम्यवाद का उसने बताया वो साम्यवाद किसके लिए है? संरक्षक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए ही साम्यवाद जरूरी बताता है। अब वो साम्यवाद अभिभावक वर्ग के लिए ही जरूरी क्यों बताता है? ये देखिए, साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए, प्लेटो क्या कह रहा है कि ये जो साम्यवाद मैंने बताया है वो सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए ही लागू होगा। तो वो अभिभावक वर्ग के लागू क्यों बताता है? कि प्लेटो कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव राज्य की समस्त जनता के लिए नहीं बल्कि केवल अभिभावक वर्ग से मतलब है यहाँ शासक और सैनिक वर्ग के लिए। इसने प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया है और उसके साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य नहीं है। तो ये बात जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में भी पूछी जा सकती है कि प्लेटो की जो साम्यवाद है उसका क्या उद्देश्य है? सिर्फ ओनली राजनीतिक उद्देश्य है। तो इसके माध्यम से प्लेटो एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहता है जिसमें शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का श्रेष्ठतापूर्वक संपादन कर सके या पालन कर सके। तो इस चीज का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने साम्यवाद के कितने प्रकार बताए? तो 2 प्रकार, यानी कि संपत्ति विषयक साम्यवाद और दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। ठीक है। और साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य। और साम्यवाद में किसको शामिल करता है? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। ये भी बात आप लोगों को परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो अब अपन पढ़ते हैं संपत्ति विषयक साम्यवाद।
अब देखिए संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में प्लेटो क्या कहता है। देखिए संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में जो प्रतिपादन करते हुए कहता है कि शासक वर्ग के पास अपनी खुद की संपत्ति नहीं होगी, यानी कि अगर उसके पास संपत्ति होगी तो वो संपत्ति सभी लोगों की समझी जाएगी। उसके पास रहने के लिए खुद का आवास नहीं रहेगा, सार्वजनिक जो आवास है उनमें वो रहेगा, यानी कि सामान्य भोजनालयों में वो भोजन करेगा, खुद के घर में वो एक तरह से भगवान नहीं करेगा, सिपाहियों की तरह वो डेरों में रहेगा। तो ये शासक वर्ग में एकता स्थापित करने के लिए, जनता के कल्याण के लिए वो ये सब बातें बताता है। तो कह रहा है कि पहली बात तो यह है कि उसके पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत अनिवार्य है, यानी उसका जीवन यापन हो सके। दूसरी बात वो कहता है कि न तो उसके पास अपना कोई घर होगा और न ही ऐसा कोई गोदाम जो सबके लिए खुला हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए, सिपाहियों की तरह डेरों में रहना चाहिए और केवल यही ऐसे नागरिक हैं जिन्हें सोना चांदी तक छूना नहीं चाहिए। इसी में उनकी मुक्ति है और ऐसा करने में वो राज्य के रक्षक बन सकेंगे। तो ये बात प्लेटो कहता है एक शासक वर्ग या संरक्षक वर्ग के लिए कि उन्हें सामान्य जीवन जीना चाहिए, सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करना चाहिए, उनके पूरा आवास नहीं होगा, सिपाहियों की तरह वो डेरों में रहेंगे, सोना चांदी को तक तो उनको छूना भी नहीं चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, संपत्ति विषयक साम्यवाद के बारे में वो कह रहा है। ये बात आपको परीक्षा में भी पूछी जा सकती है। अब चलिए संपत्ति विषयक साम्यवाद जो प्लेटो ने बताई है तो बात उसकी हो गई। अब जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है उसकी मेन कौन सी विशेषता है वो अपन देखते हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषताएं, संपत्ति विषयक साम्यवाद की विशेषताओं में वो बताता है कि जो संपत्ति होगी वो सभी नागरिकों के लिए होगी, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए। सबसे पहली विशेषता तो वो बताता है कि ये जो साम्यवाद है वो सभी नागरिकों के लिए नहीं है, ये सिर्फ शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए ही है। इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का कल्याण है। तो साम्यवाद केवल शासक वर्ग व सैनिक वर्ग के लिए, शासक व सैनिक वर्ग के लिए, यानी प्लेटो का जो साम्यवाद है उसकी मुख्य विशेषताएं, जैसे मान लीजिए आपको छोटे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, 5 नंबर के सवाल में पूछ रहे तो आपको ये कहेंगे साम्यवाद केवल शासक वर्ग व सैनिक वर्ग के लिए है, यह सभी वर्गों के लिए लागू नहीं है और इसमें जनता का सामूहिक कल्याण करने की भावना है। दूसरा है इसका उद्देश्य राजनीतिक है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है। यानी कि अपन ने पहले भी बात बताई कि प्लेटो का जो साम्यवाद है, संपत्ति विषयक साम्यवाद है, उसका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। यह राजनीति और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त करना चाहता है। तीसरी जो इसकी विशेषता है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। तीसरा है साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। यानी कि प्लेटो साम्यवाद के जो विशेषता है उनके बारे में बताता कहता है कि राजा सिर्फ राजपद के लिए नहीं बना है, वो जनता के कल्याण के लिए बना है। तो उसको परिभाषित करते हुए कहता है कि साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। शासक वर्ग को मुंह छोड़कर जन कल्याण में रहने के लिए ये प्रेरित करता है। तो
तो ये जो प्लेटो का संपत्ति विषय साम्यवाद है, ये इसकी मोटी मोटी विशेषताएं हैं। एक बार अपन दोबारा से इसको देख लेते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद है, इसको दो भागों में उसने बांटा, संपत्ति विषय साम्यवाद, परिवार विषय साम्यवाद। संपत्ति विषय साम्यवाद के बारे में वो कहता है कि संपत्ति किसी एक की नहीं समझी जाएगी, सभी की समझी जाएगी। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को इसमें विशेष रूप से स्थान उसने दिया है। तो कहने का मतलब वो कहता है कि ये सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे, खुद का आवास नहीं रहेगा, सिपाहियों की तरह डेरों में ही रहेंगे, सोना चांदी जो है ये इकट्ठा नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते। ठीक है, अब ये बातें बताने के बाद ये इसकी विशेषता बताता है कि साम्यवाद केवल शासक वर्ग व सैनिक वर्ग के लिए ही है। दूसरे इसका उद्देश्य राजनीतिक है, यानी कि आर्थिक नहीं है। तीसरा साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है, यानी कि जनता के कल्याण के लिए इसको परिभाषित किया गया है। अब जो है प्लेटो की जो साम्यवाद की उसने जो विशेषताएं बताती, तो उसकी अरस्तु जो है इसकी आलोचना करता है। अरस्तु के द्वारा प्लेटो का जो साम्यवाद है उसकी आलोचना की गई है। तो ये अपन देखते हैं कौन कौन से उसमें आलोचना के बिंदु बताए हैं। हाँ, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि प्लेटो के जो साम्यवाद है तो उसमें अरस्तु के द्वारा जो आलोचना की गई है साम्यवाद की, संपत्ति विषय साम्यवाद की जो आलोचना की गई है उसकी कौन कौन से बिंदु यहाँ पर देखते हैं। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है उसकी अरस्तु ने आलोचना की है। तो आलोचना की आधार पर की है। नंबर पहला बिंदु इसमें मानवीय प्रकृति की अवहेलना। दूसरा है प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं। तीसरा है परोपकार व उदारता की भावना नष्ट होना। नंबर 4 है राज्य की एकता के लिए संपत्ति का और नंबर 5 है जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध। यानी कि प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया उसकी अरस्तु के द्वारा आलोचना की गई है। तो अरस्तु पहला कारण इसमें बताया कि मानवीय प्रकृति की अवहेलना, यानी कि मानवीय प्रकृति में एक निजी संपत्ति रखने का गुण होता है। अगर उसके पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो वो अपने आप में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो जो मानवीय प्रकृति का गुण है उसकी अवहेलना की है प्लेटो ने, यानी कि वो निजी संपत्ति का विरोध करता है। दूसरी बात इसमें कही है अरस्तु ने कि प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं, यानी कि वो दो ही वर्गों को यहाँ प्रधानता देता है, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो इससे क्या होगा कि समाज जो है यानी कि उत्पादक वर्ग की संख्या ज्यादा है यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से समाज जो है या राज्य है वो दो वर्गों में बट जाएगा या बट जाने की संभावना उसमें बनी रहती है। तो सिर्फ उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, ये शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर ही लागू करता है। तीसरी बात है परोपकार व उदारता की भावना नष्ट होना, यानी कि व्यक्तियों के पास अगर संपत्ति ही नहीं होगी तो उनसे उसमें उदारता और जो परोपकार की भावना है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि परोपकार संबंधी कार्य जो हैं वो व्यक्तिगत संपत्ति के आधार पर ही होते हैं। नंबर 4 है राज्य की एकता के लिए संपत्ति का अंत, यानी कि राज्य में एकता स्थापित करने के लिए संपत्ति का अंत करना चाहता है। तो इससे संपत्ति के अंत करने से एकता स्थापित नहीं होगी। एकता तो शिक्षा के माध्यम से ही स्थापित हो सकती है और जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध, यानी कि जो ये सारी घटनाएं हैं वो मनुष्य के जीवन की जो जैसे मान लीजिए प्रकृति के द्वारा उसमें जो सारे गुण दिए गए हैं, तो ये प्लेटो ने जो विशेषताएं बताई वो सारे उसकी लाइफ के जीवन के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं। तो इस प्रकार से जो अरस्तु है प्लेटो के साम्यवाद की संपत्ति विषय साम्यवाद की आलोचना करता है। तो ये जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछा जाए कि प्लेटो ने जो साम्यवाद दिया उसकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है या अरस्तु ने आलोचना की है वो किस आधार पर की है, तो ये बिंदु आपको लिखने हैं। नंबर 1 मानवीय प्रकृति की अवहेलना की है। नंबर 2 है प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू की। नंबर 3 है परोपकार और उदारता की भावना नष्ट होना। नंबर 4 राज्य की एकता के लिए संपत्ति का, और नंबर 5 है जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध। तो ये
आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं परिवार विषयक साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद। अब देखिए यहाँ प्लेटो परिवार विषयक साम्यवाद है, स्त्रियों के साम्यवाद के बारे में क्या कहता है और इसके पक्ष में वो कौन सी तर्क देता है। यहाँ तो दूसरा पढ़ रहे हैं, प्लेटो ने साम्यवाद दो भागों में बांटा इसको, संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में या स्त्रियों के साम्यवाद के बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि प्लेटो क्या कहता है कि उसने पहले तो क्या कर दिया, अभिभावक वर्ग को या शासक वर्ग को निजी संपत्ति से वंचित कर दिया और इसके साथ साथ में जो उसका परिवार है उससे भी वो जो है अभिभावक वर्ग या शासक वर्ग को वंचित करता है। वो कहता है कि अभिभावक वर्ग के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ प्लेटो उन्हें निजी परिवार से भी वंचित कर देता है। अभिभावक वर्ग कुशलता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके तथा इसके लिए उन्हें संपत्ति के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी मुक्त रहना चाहिए। अब निजी परिवार के संबंध में और स्त्रियों के संबंध में वो क्या कहता है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में अपना निजी परिवार नहीं होगा या निजी परिवार को नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, उनकी संतानें भी समान रूप से सभी की होंगी। न तो माता पिता अपने संतानों को जान सकेंगे और न संतान अपने माता पिता को। ये स्त्रियों के पक्ष में वो बात कहता है परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में कि अभिभावक वर्ग के पास निजी संपत्ति, तो पहले बता था कि वो निजी संपत्ति नहीं रख सकेगा, अब उसका निजी परिवार भी नहीं होगा, यानी कि उनकी पत्नियां होंगी वो सभी की पत्नियां होंगी और जो स्त्रियां हैं वो किसी भी पुरुष के साथ सहवास कर सकेंगी और इससे उनके द्वारा जो उत्पन्न संतानें होंगी वो सभी की संतानें जानी जाएंगी, यानी कि जो संतानें अपने माता पिता को भी नहीं पहचान सकेंगी और माता पिता अपनी संतानों को भी नहीं पहचान सकेंगे। तो ये स्त्रियों के लिए या परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में प्लेटो कहता है। अब इस चीज के पक्ष में वो कौन से तर्क देता है, यहाँ मैंने लिखा है कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना, यानी कि प्लेटो कहता है कि जैसे इस प्रकार की भावना होगी तो अभिभावक वर्ग का अपना निजी परिवार नहीं होगा, क्योंकि प्लेटो जो है परिवार को एक घातक संस्था मानता है। वो कहता है कि अगर उसका निजी परिवार होगा तो उसमें संकीर्ण मनोवृत्ति या स्वार्थपूर्ण भावनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति परिवार के मोह में फंसकर अपने कर्तव्यों का संपादन भली प्रकार से नहीं कर सकता। तो ये क्या है कि अभिभावक को परिवार के मोह से मुक्त रखना चाहता है। दूसरा वो पक्ष में तर्क देता है कि राज्य में एकता स्थापित करने हेतु, राज्य में एकता अगर उसके पास निजी परिवार नहीं होगा तो इससे उसमें क्या है कि तेरे मेरे की भावना उत्पन्न नहीं होगी और अभिभावक वर्ग के व्यक्ति सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करेंगे और अगर उसका परिवार निजी परिवार होगा तो सत्ता प्राप्ति के लिए उसमें संघर्ष होगा। तो एकता स्थापित करने के लिए वो ऐसी बात करता है। तीसरी बात, नारियों की मुक्ति तथा समान अधिकार, यानी कि प्लेटो के समय की पहले की बात करें तो सिर्फ प्लेटो के समय में सिर्फ पुरुषों को ही ज्यादा अधिकार थे, इसमें बाद में उसने परिवर्तन किया और नारियों को भी उसने अधिकार दिलाया कि नारियां भी अपने घर से बाहर निकल कार्य कर सके, यानी कि संतानें पैदा करना ही स्त्रियों का कार्य नहीं है, वो भी राजकार्य से संभाल सकती हैं, वो भी काम कर सकते हैं। इसलिए प्लेटो क्या कहता है स्त्रियों के बारे में, परिवार एक ऐसा स्थान है जहाँ मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता तथा पत्नी की मानसिक शक्ति चोले चुके में बर्बाद होती है। तो यहाँ स्त्रियों को भी शिक्षा और अधिकार देने की बात करता है। नंबर 4 मैंने लिखा कि श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति, यानी कि अभिभावक वर्ग की या शासक वर्ग की जो पत्नियां होंगी, उनके परिवार में जो स्त्रियां होंगी वो सभी पुरुषों की पत्नियां मानी जाएंगी और अच्छे हष्टपुष्ट अच्छे पुरुषों के
साथ वो संतान उत्पन्न करेंगी तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें अच्छे किस्म की होंगी। तो कहने का मतलब इसके पक्ष में वो ये तर्क देता है परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में। तो ये जो बात है वो आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है कि परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में प्लेटो कौन कौन से तर्क देता है। तो ये आपके लिए है अभिभावक वर्ग को पारिवारिक तनाव से मुक्त करना, राज्य में एकता स्थापित करना, तो नारियों की मुक्ति तथा समानाधिकार और श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति। अब देखिए जो अरस्तु द्वारा परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना जो करता है वो क्या है। यहां मैं लिखता हूं अरस्तु द्वारा परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना। अरस्तु द्वारा परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना। अब देखिए यहाँ जो अरस्तु के द्वारा परिवार विषयक साम्यवाद की आलोचना की गई उसके आधार पर की गई। क्या कहता है अरस्तु कि स्त्री व पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं करता, यानी कि प्लेटो सिर्फ लिंग भेद का ही वो अंतर करता है स्त्री और पुरुष में, इसके अलावा उनको कोई जो बात है उनकी वो नहीं कहता। यानी कि लिंग भेद के जो क्या कह रहा है प्लेटो इसके बारे में, परिवार विषयक साम्यवाद की योजना के अंतर्गत स्त्री और पुरुष के आधार पर अंतर को दृष्टि में वो नहीं रखता है। स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं कर पाता। वह एक उदाहरण देते हुए क्या कहता है अरस्तु क्या कह रहा है कि एक कुतिया भी कुत्ते की भांति अच्छी पहरेदार हो सकती है, परंतु उसका यह दृष्टांत दुर्बल प्रतीत होता है। और बारकर इसके संबंध में क्या कह रहा है, स्त्री की प्रकृति लिंग एकमात्र तथ्य है जिसमें ही वह पुरुष से भिन्न अपितु वह उसके समस्त जीवन को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार क्या कहता है कि लिंग भेद के अतिरिक्त कोई अंतर नहीं करता। दूसरी बात है स्त्री और पुरुष के बीच अस्थायी संबंध, यानी कि अस्थायी संबंध अगर उनमें होगा तो उनमें जो परिवार जो कई पीढ़ियों तक चलता रहता है वो संबंध उनमें नहीं बने रह सकते। यानी कि अस्थायी संबंध की बात प्लेटो यहाँ करता है। प्लेटो कहता है कि जो स्त्रियां हैं वो सभी की स्त्रियां समझी जाएंगी, तो उसमें इस प्रकार का संबंध होने पर एकता स्थापित नहीं हो सकती। सभी के बच्चे सभी के समझे जाएंगे, तो इस प्रकार अगर होगा तो उन बच्चों का लालन पालन ढंग से नहीं हो पाएगा। जो बच्चों को बचपन में लाड प्यार प्रेम जो मिलता है उस प्रकार का जो प्यार है वो नहीं मिल पाता बच्चों को। तो अरस्तु इस संबंध में भी उसकी आलोचना करता है। एक आलोचना का बिंदु अरस्तु बताता है कि अभिभावक वर्ग को जो निजी जीवन में जो सुख मिलता है या पारिवारिक सुख मिलता है वो नहीं मिल पाता। यानी कि जो प्लेटो है वो पहले ही कह रहा है कि उसका निजी परिवार नहीं होगा, तो इस प्रकार जो उसको पारिवारिक सुख है वो नहीं मिल पाता। तो अरस्तु बिंदुओं के आधार पर आलोचना करता है। तो एक बार मैं यहाँ दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा कि प्लेटो ने साम्यवाद को दो भागों में बांटा है, संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद। संपत्ति विषयक साम्यवाद में कहता है कि शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, उसके पास रहने के लिए खुद का मकान नहीं होगा, सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करेगा। ठीक है, उसके पक्ष और विपक्ष में जो बातें जो उसकी विशेषताएं वो मैंने बताई। फिर अरस्तु के द्वारा उसकी आलोचना की गई। फिर जो परिवार विषयक साम्यवाद स्त्री को साम्यवाद के बारे में उसने कहा कि स्त्रियां जो हैं उनमें अस्थायी संबंध स्थापित होंगे, उनका जो सहवास होगा सभी पुरुषों के साथ होगा, उनके द्वारा उत्पन्न संतानें सभी की संतानें मानी जाएंगी। तो उसके बारे में वो कहता है अरस्तु द्वारा उसकी आलोचना की जाती है कि कोई अंतर नहीं, अस्थायी संबंध बच्चों का लालन पालन सही हो पाता, और जो शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग है उसको पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता। तो ये सब बातें
दिया गया है आपको, उसमें ये बातें कही गई हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको बड़ा निबंधात्मक सवाल पूछा जाता है तो ये सारी बातें आपको उसमें लिखनी होंगी। आगे जो दार्शनिक शासक की अवधारणा प्लेटो ने दी